हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। खुश हो रहे होंगे आप। पुरानी आवाज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोई पिछले 10 महीने से मैं पटना में हूं। एक नए विश्वविद्यालय में मेरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं उनको मैंने प्रायोरिटी पे रखा। 2 सेमेस्टर्स की पढ़ाई खत्म हो गई। आज आखिरी परीक्षा थी, तो मैं समझता हूं कि अब मेरे पास समय है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को रिज्यूम किया जाए और जो मेरा दायित्व है कि देश के लोगों को आम भाषा में और जबान में कॉम्प्लिकेटेड लीगल समस्याएं और प्रश्नों से सही तरह से अवगत करा दूं। चुनाव हो रहे हैं देश में, गर्म है माहौल। अच्छा चुनाव और अच्छा क्रिकेट मैच वही होता है जिसमें कुछ गर्मी हो। पॉलिटिकल पार्टीज तरह तरह के स्टेटमेंट देती हैं। एक मुद्दा जो कानूनी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कल आया है, इनफैक्ट 2 फैसले हैं इस तरीके के कि एक पे ऑब्जर्वेशन है और एक पर जजमेंट है। बात की जाए, क्या देश के ऊपर शरिया कानून के लागू होने का खतरा मंडरा रहा है? जिम्मेदारी से कहता हूं, मुगलों ने भी पूरी तरीके से शरिया देश पर लागू नहीं की थी। कॉइन्स पर पिक्चर बनाना जो शरिया में हराम है, दिल्ली सल्तनत में भी था और मुगल पीरियड में भी था। मैं तो एग्जाम्पल उस मुगल शासक की लूंगा जो कट्टरपंथी था, फंडामेंटलिस्ट था, औरंगजेब। फतवा आलमगीरी बनाया, 40 के करीब उलेमा को बैठाकर शरिया का क्या कानून हो उसको लिखवाया और उसके बाद 1672 में दीवान ऑफ गुजरात को लिखा, चोरी की सजा में हाथ ना काटा जाए जैसा शरिया में है, बल्कि कारावास या जेल की सजा दी जाए। 1690 में यह डिक्री इशू की कि अगर बेटा मर जाए तो फिर पोते को जमीन और जायदाद में हिस्सा दे दिया जाए। यह तो मसला आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो उसमें आएगा। अंग्रेजों ने जितनी शरिया मुगलों ने लागू की थी उसको समाप्त किया। एविडेंस लॉ शरिया का समाप्त हुआ, क्रिमिनल लॉ शरिया का समाप्त हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ शरिया का समाप्त हुआ, सेल ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गया। बाद के दशकों में अंग्रेजों ने एक बॉडी ऑफ लॉ को डेवलप कर दिया जिसको एंग्लो हिंदू लॉ कहा जा सकता है और जिसको एंग्लो मोहम्मडन लॉ कहा जा सकता है। यह हिंदू लॉ न शास्त्रिक लॉ था पूरी तरह और न यह एंग्लो मोहम्मडन लॉ शरिया था पूरी तरह। आज जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया कह रहे हैं, मोदी सरकार का ट्रिपल तलाक का कानून उसका हिस्सा है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का अब हिस्सा बन गया है। अंग्रेजी अदालतों के फैसले, अंग्रेजों के बनाए कानून, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट हो, शारदा एक्ट, एज ऑफ कंसेंट लॉ हो,
हिंदू विडोज राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हो, शरीयत एक्ट हो, 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ या जिसको लूजली शरिया कहते हैं उसका हिस्सा बन गए या हिंदू लॉ का हिस्सा बन गए हैं। हिंदू लॉ में देश की स्वतंत्रता के बाद और रिफॉर्म्स हुए, मुस्लिम लॉ के मुकाबले में ज्यादा रिफॉर्म हुए। मेरे हिसाब से सारे रिफॉर्म अगर एक साथ हो जाते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन बहुसंख्यक समाज के कानूनों में रिफॉर्म करना आसान होता है, इसी तरह मुस्लिम राष्ट्रों में मुस्लिम लॉ में रिफॉर्म आसानी से हो गए। देश के विभिन्न धार्मिक समुदाय अपनी अपनी शरिया या पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये हिंदू शास्त्रिक लॉ पर बेस्ड है। जो रियल में यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में है, वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में है। जो मसला सामने है वो ये कि क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होना चाहता। मेरे हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता में धर्म से स्वतंत्रता शामिल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। पर एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण फैसला, एक सही फैसला कानून के हिसाब से देखें तो, उस केस के फैक्ट्स के बारे में देखें तो सही फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी ने दिया। डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को रिज्यूम करते हुए मैं इस बात से कॉन्शियस हूं कि मैं बिहार के केस को पिकअप करूं। यह बिहार का मामला है और झारखंड का मामला है। दो लोग हैं, कमर्शियल पायलट हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, एंगेजमेंट हो गई 7 मार्च 2021 को। तय हो गया कि शादी होगी। वीजा लेने के लिए अक्सर शादी का रजिस्ट्रेशन और कानूनी कार्रवाई और सरकारी काम पहले कर लिए जाते हैं। दोनों ने जाकर वैदिक जन कल्याण समिति के रजिस्टर में अपनी शादी को रजिस्टर करा लिया। यह वैदिक जन कल्याण समिति काजी जैसा ही काम करती है, जैसे काजी निकाह पढ़ा के अपने रजिस्टर में शादी को रजिस्टर कर लेता है, उसी तरह से वैदिक जन कल्याण समिति करती है। इस वैदिक जन कल्याण समिति के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट के बेसिस पर उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2017 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस ने शादी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया। शादी तय हुई थी 25 अक्टूबर 2022 को कि इस दिन शादी होगी, सेरेमनीज होंगी। डॉली और मनीष अलग अलग रह रहे हैं, आपस में मतभेद हो गए। इतने ज्यादा मतभेद हो गए कि डॉली ने मनीष पर दहेज की डिमांड का मुकदमा कर दिया। 17 नवंबर 2022 को एक एफआईआर कर दी गई। 498, 420, 506, 507 और दफा 34 इंडियन पीनल कोड के तहत।
और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत 13 मार्च 2023 को मनीष ने मुजफ्फरपुर में, बिहार का शहर है जहां की लीचियां मशहूर हैं, तलाक की एक पिटीशन दायर की। इस पिटीशन से एग्रीव होकर डॉली ने कहा, मैं अपने मां बाप के साथ झारखंड में रहती हूं, इस पिटीशन को मुजफ्फरनगर के बजाय रांची ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर यह मामला आपस में दोनों ने बैठ के कुछ तय किया कि अब डिवोर्स हो जाए, अलग हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले गए। आर्टिकल 142 के तहत पिटीशन फाइल हो गई। यह एक नया जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है। आर्टिकल 142 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कंप्लीट जस्टिस करने का। जब कानून में कोई न्याय ना निकलता हो तो अदालत अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इस्तेमाल करके न्याय करे। कोर्ट ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, दोनों कोर्ट में मौजूद थे। 18 पेज का एक जजमेंट दिया और कोर्ट ने कहा कि जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है, जो दहेज की और उत्पीड़न की प्रोसीडिंग है, उन सब को क्वैश कर दिया जाए। फिर जो अदालत ने कहा कि क्या इन दोनों के बीच हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू शरिया के हिसाब से एक वैलिड मैरिज हुई थी। वैदिक जन कल्याण समिति का सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस का सर्टिफिकेट है। फिर भी अदालत ने कहा कि सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें शादी जो है सोलोमनाइज होनी चाहिए। गो के शब्द उसमें मे है, मे सोलोमनाइज in accordance with customs, rites and ceremonies of either party. और जहां वो कस्टम और राइट और सेरेमनी सतपदी है, यानी 7 फेरे अग्नि के चारों तरफ ले, तो शादी जब कंप्लीट होती है, जब 7वां फेरा ले लिया जाता है। यह हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन इसके शब्द कि शादी कब कंप्लीट होती है बिल्कुल एग्जैक्टली मनुस्मृति से लिफ्ट किए गए हैं। यह हिंदू पर्सनल लॉ का लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन है। शब्द सोलोमनाइजेशन को लेकर बहुत बहस होती रही है। कहा गया कि इसका अर्थ है कि शादी हो एप्रोप्रिएट सेरेमनीज के साथ। अगर वो सेरेमनीज नहीं हुई तो सिर्फ सर्टिफिकेट से शादी नहीं मानी जाएगी। वैदिक जन कल्याण समिति के सर्टिफिकेट से भी शादी नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को भी कोट किया, जिसमें राज्य सरकारों को रूल्स बनाने के अधिकार हैं कि शादी किस तरह से रजिस्टर हो, क्या पर्टिकुलर्स हो, कैसा रजिस्टर होगा, उसको पब्लिक देख सकती है उस रजिस्टर को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी फर्दर ऑब्जर्व दैट अ हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट एंड हैज अ सैक्रेड कैरेक्टर। यह बिल्कुल हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू शरिया का प्रावधान है, जहां शादी एक पवित्र बंधन है, एक संस्कार है। यह अलग बात है कि उसी हिंदू मैरिज एक्ट ने मुस्लिम लॉ जो पहले यूरोप में पहुंचा और फिर यूरोप से भारत में आया, उसके इन्फ्लुएंस के तहत अब तलाक का प्रावधान रखा है।
यानी आज मैरिज एक परमानेंट यूनियन नहीं है, लेकिन फिर भी एसेंस में, क्योंकि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत मैरिज एक संस्कार है, एक रिलीजियस ड्यूटी है, उसको देश के कानून ने मान्यता दी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने ऋग्वेद को कोट किया और कहा कि सतपदी जो है, जिसमें दूल्हा दुल्हन से 7वें स्टेप को कंप्लीट करते हुए कहता है कि तुम मेरी अब सखा हो, मेरी दोस्त हो, और अब ये दोस्ती न टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा, अ वाइफ इज कंसीडर्ड द हाफ ऑफ वन सेल्फ, अर्धांगिनी, यह भी पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ का कानून है। उन्होंने कहा कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो एक को इक्वल पार्टनर है, और ये कहना कि वो बेटर हाफ है, ये नहीं, बल्कि दोनों बराबर हैं। शादी एक सैक्रामेंट है। कई बार इस जजमेंट में बार बार कोर्ट ने कहा कि शादी एक सैक्रामेंट है, जो प्योरली हिंदू पर्सनल लॉ का कानून है। कोर्ट ने कहा जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, अब एक ही पत्नी रखेंगे, यह कानून बन गया। जैसे आपको मालूम है कि क्लासिकल हिंदू लॉ में एक हिंदू कितनी औरतों से शादियां कर सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी 1955 तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अब हिंदू मैरिज एक्ट न पॉलीएंड्री की अनुमति देता है, न पॉलीगैमी की अनुमति देता है। फिर कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से खुश नहीं हैं कि आज के नौजवान बिना वैलिड शादी के, सेरेमनी हुए, इस तरीके से मैरिज को रजिस्टर करा लेते हैं। सेरेमनीज हिंदू लॉ के हिसाब से हों, यह जरूरी है। और अगर आपको उन सेरेमनीज को नहीं करना, तो फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कर सकते। मैंने जैसे कहा कि कई बार इस जजमेंट में बार बार मैरिज को संस्कार कहा, और कहा कि एक हिंदू शादी का मतलब बच्चे पैदा करना है, फैमिली को कंसोलिडेट करना है, ताकि समुदायों के बीच फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और सिस्टरहुड पैदा हो। फिर कहा कि मैरिज एक सेक्रेड है, लाइफ लॉन्ग है, इसमें डिग्निटी है, इक्वालिटी है, एक हेल्दी यूनियन है दो लोगों के बीच। जजमेंट सही है कानून के हिसाब से। हिंदू लॉ में एक से ज्यादा अब पत्नियों को रखने का प्रावधान नहीं है, यह जुर्म है, क्राइम है। और मैं समझता हूं कि यह कानून सारे समुदायों पर लागू हो जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बने ना बने वो एक अलग बहस है, लेकिन पॉलीगमी का कानून अब नहीं रह सकता है। देश के सभी समुदायों को यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मोनोगमी जो है वही रूल होगा। लेकिन कानून बनाने से हमेशा कानून में सुधार नहीं होता। बहुत से हिंदू अभी भी एक से ज्यादा पत्नी रखते हैं। ऐसे सारे मामलात में शादी दूसरी वैलिड है, यह प्रूव करना पड़ेगा, तब बायगमी साबित होगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ज्यादातर लोग बच जाते हैं, एक्विट हो जाते हैं। जहां हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट एक्विट कर देती है। मैं उन केसेस का जिक्र करूंगा। 227वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह बात कही गई
कि जो आज हमारा कानून है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, इट इज इंडीड फुल ऑफ सीरियस शॉर्टकमिंग्स एंड लूप होल्स। कल जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बने तो क्या हम सोलोमनाइजेशन के प्रावधान को हटा देंगे? क्योंकि अगर सोलोमनाइजेशन साबित नहीं हुआ तो शादी की वैधता साबित नहीं हुई, और जो दो पत्नियां रखते हैं वो अक्सर बच जाते हैं। जिस तरह के केसेस हुए हैं, अदालतों के फैसले सामने आए हैं, अगर आपने सिर्फ 5 फेरे या 4 फेरे ले लिए दूसरी पत्नी के साथ, यह वैलिड मैरिज नहीं हुई। पहली पत्नी कभी केस नहीं जीत सकती। ऐसे केसेस हुए हैं जहां कोर्ट मैरिज हुई, लेकिन कोर्ट मैरिज को अदालत ने सोलोमनाइजेशन नहीं माना और दूसरी शादी को वैध नहीं माना, और उस पति को जिसने दूसरी शादी की सजा नहीं दी। कई इस तरीके के मामलात हुए हैं जिसमें जिस तरीके के फैसले आए कि पति ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी पत्नी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी शादी हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा एडमिशन सोलोमनाइजेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं। तिरुपति के टेंपल में शादी हुई, गांव में शादी हुई और लोग मौजूद थे गांव वाले, लेकिन सोलोमनाइजेशन नहीं हुआ। अगर सेरेमनीज नहीं हुई हिंदू पर्सनल लॉ के तहत तो उस शादी को वैलिड नहीं माना गया, और एक औरत जो पॉलीगमी का शिकार थी उसको न्याय नहीं मिला। क्योंकि अक्सर शादियां रजिस्टर नहीं होती। मुसलमानों में फिर भी निकाह का एक डॉक्यूमेंट होता है, कुछ सबूत डॉक्यूमेंट्री मौजूद होता है, लेकिन यहां तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, तब भी अगर सोलोमनाइजेशन नहीं हुआ, सतपति नहीं हुआ, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। बड़ा मशहूर केस है भावराव लोखंडे का, हिंदू मैरिज एक्ट बनने के 10 साल बाद का केस। लोअर कोर्ट्स ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। पहली बीवी ने प्लीड किया कि जो इनकी दूसरी शादी हुई वो गंधर्व मैरिज थी। ये एक खास तरह की शादी है। एक कारपेट बिछाया जाता है, दूल्हा दुल्हन एक नीचे छोटे से स्टूल पर बैठ जाते हैं, पीपल के पत्ते, नारियल तांबे के एक बर्तन में रखा जाता है, वरमाला एक्सचेंज होती है, और दुल्हन के मामा या पिता दूल्हा और दुल्हन के सरों को टकरा देते हैं। यह शादी हो जाती है। इस केस में यह कहा गया कि यह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के सेरेमनीज के हिसाब से नहीं हुई, इसलिए शादी नहीं हुई, और अगर शादी ये दूसरी वैलिड नहीं हुई तो फिर इस व्यक्ति को 2 बीवियां रखने की सजा नहीं होगी। इस शादी में ब्राह्मण और नाई बार्बर की भी मौजूदगी होनी चाहिए, पर आजकल अक्सर ब्राह्मण नहीं मिलते तो सिर्फ एक बार्बर को बुला लिया जाता है और शादी हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू मैरिज हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से या हिंदू शरिया के हिसाब से विवाह होम होगा, सतपति होगी, और जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी
तब तक शादी सही नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी। कन्वल राम का केस है हिमाचल प्रदेश से। एक और तरह की लोकल कस्टम है प्राणा शादी। क्या है इसकी एसेंशियल सेरेमनी? दुल्हन के लिए सुहाग होगा, उसको उसके घर से उसके रिश्तेदार दूल्हा के घर ले जाएंगे, वहां कुछ सिक्के एक बर्तन में रखे जाएंगे, पूजा होगी, कथा होगी, फिर जो फैमिली का कोई टेंपल वगैरह होगा वहां जाकर बड़ों से आशीर्वाद लिया जाएगा, भोजन होगा और शादी हो गई। इस शादी को भी कहा गया कि जब तक सेरेमनीज नहीं हुई, सतपथी नहीं हुई, वो शादी नहीं मानी जाएगी। प्रिया घोष का केस है। खुद पुजारी ने एविडेंस दी कि मैंने शादी कराई थी, लेकिन सेरेमनीज के बारे में वो सही से नहीं बता पाया और वो शादी वैध शादी नहीं मानी गई। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट ने मनीष और डॉली के लिए न्याय किया, लेकिन जब ये जजमेंट उन केसेस पे लागू होगा जहां एक पर इल्जाम है कि उसने बहु विवाह किया, बहुत मुश्किल होगा। पहली बीवी के लिए यह साबित करना कि दूसरी शादी भी वैलिड थी और जरा कुछ सेरेमनीज में कमी रह गई, तो दूसरी शादी की जब तक वैधता साबित नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति को पॉलीगमी या बाइगमी के प्रावधान के तहत सजा नहीं होगी। कानून बनाते समय एक ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की आवश्यकता होती। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि अब जब हम दोबारा कोई वीडियो बनाएं उसकी सूचना आपको समय से मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए, गर्मी का मौसम है, पानी पीजिए, बहुत हाइड्रेटेड रहिए, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलिए और चुनाव में जरूर अपने मत का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।